हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल पर। और आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें हमारा भाई बहुत प्यारा था। वह हमारी हिम्मत था, क्योंकि हम 5 बहनें थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरे भाई की नौकरी अच्छी थी। वह हम सबका बहुत ही ख्याल रखता था। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। उसने हमारी पढ़ाई की भी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। सभी बहनों को पढ़ने के लिए भेजा था। भाई हम सब बहनों में बड़ा था और हम सबको उसको बहुत प्यार करते थे। माँ ने कहा कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। हमने अपने भाई के लिए बहुत ही खूबसूरत और चांद सी लड़की ढूंढ ली। हमने उसके लिए जो लड़की ढूंढी थी उसका नाम नेहा था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, शक्ल सूरत से थोड़ी चालाक भी लगती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि वह अब ऐसी लड़कियाँ नहीं मिलती जो शक्ल सूरत से भी मासूम हो और मासूम लगे भी। आजकल की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं और ऐसा होना भी चाहिए। आजकल का जैसा ज़माना है उसको देखते हुए मासूम लड़की को कोई भी दबा सकता है। समझदार लड़की होनी चाहिए, अपना ख्याल खुद रख सके, तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमें लगा था कि वह थोड़ी बहुत चालाक होगी, शायद अपनी बात मनवाने वाली, देर से उठने वाली, लेकिन शक्ल की अच्छी थी और हम चाहते थे कि हमारे भाई को अच्छी लड़की मिले। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया था तो हम उसके लिए एक सुंदर लड़की तो ढूंढ ही सकते थे। लेकिन हम तो पहले ही दिन हैरान रह गए जब उसने कहा कि आप लोगों ने अभी तक यह भी नहीं तय किया कि हमें हनीमून पर कहाँ जाना है। मेरे भाई ने कहा कि हम हनीमून पर अगले महीने जाएंगे। तो इस बात पर वह नाराज़ हो गई और कहने लगी कि यहाँ लोगों की शादी होती है और वहाँ उनकी टिकट बुक हो जाती है। सुबह सुबह उठकर वे चले जाते हैं। मैं 1 महीना इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे तो अभी जाना है और मुझे जाना भी अपनी मर्जी की जगह है। मेरी माँ ने कहा कि ले जाओ ना, यही तो दिन होते हैं, फिर इसके बाद कहाँ वक्त मिलता है। इंसान बच्चों में उलझ कर रह जाता है। ले जाओ जहाँ भी कहती है। इस बात पर मेरी भाभी ने कहा कि मैं अभी बच्चों में उलझने वाली नहीं हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। मेरी माँ खामोश हो गई। वैसे भी वह मेरी भाभी की साइड ही ले रही थी। मेरे भाई ने कहा कि अच्छा बताओ कहाँ जाना है। मेरे भाई का बर्ताव थोड़ा सा बदल गया था, थोड़ा सा सख्त हो गया था। शायद उससे अच्छा नहीं लगा रहा था कि वह मेरी माँ से इस तरह से बात करे। उसने कहा मुझे तो दुबई जाना है। मेरे तो मुंह से जैसे चाय बाहर आ गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर जाते हैं, खंडाला चले जाते हैं या फिर मनाली जाते हैं। उसने तो सीधा दुबई कह दिया था। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई सोने की खान है? इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास जो तुम्हें दुबई लेकर जाऊं। मेरी भाभी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और बड़ी बड़ी बातें की थी, बस आप मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। मेरे भाई ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरी भाभी ने नाश्ता भी नहीं किया और गुस्से में कमरे में चली गई। उन्होंने दोपहर का खाना तक नहीं खाया और रात को भी खाना नहीं खाया। हम सब उनको बारी बारी से मना भी रहे थे, लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। मेरी माँ ने मेरे भाई को समझाया कि लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लगती है, खाना तक नहीं खा रही है। अगर तबीयत खराब हो गई तो और लोगों को पता चल जाएगा कि शादी के तीसरे दिन ही लड़की अस्पताल पहुँच गई, तो वह उल्टी सीधी बातें और करेंगे और हमारे बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। और अगर उसके माँ बाप को अगर उसने माँ बाप को शिकायत कर दी तो ऊपर से और मुसीबत आ जाएगी। भाई ने कहा कि मैं इसे दुबई कैसे ले जाऊँ मम्मी, सारा बजट खराब हो जाएगा, हमारे अगले 5 महीने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, तुम बस इसको लेकर जाओ। इसकी अभी भी शादी हुई है, बस इसकी पहली इच्छा समझकर उसे ले जाओ। मेरी माँ इतनी अच्छी थी, अपनी बहू का ख्याल रख रही थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यह हमें पहले ही दिन पता चल गया था। मेरी माँ ने मेरे भाई को किसी तरह मना लिया और टिकट भी करा दी। मेरे भाई ने मेरी भाभी से भी कहा कि मैं तुम्हें लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा कोई और फरमाइश मत करना, क्योंकि तुम्हारी पहली फरमाइश इतनी महंगी है। इसको पूरी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात ड्यूटी डबल करनी पड़ेगी। घर वालों को भी अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो मेरी भाभी ने कहा कि वह लोग तो खर्च कम ही करें तो अच्छा है। आपने 5 लोगों को पालने का ठेका थोड़ी लिया है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ मैंने फेरे लिए हैं और आपने भी कसम खाई है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे और आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। मेरा भाई चुप हो गया, बोल भी क्या सकता था। वह मेरी भाभी को ले जाने की तैयारी करने लगा। वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। मैंने मजाक में कह दिया आपने तो बड़ी दूर का प्लान कर लिया, अगर कहीं इधर इंडिया में ही जा रहे होते तो हम भी साथ चलते। मेरी भाभी कहने लगी हाँ, तुम भी टिपिकल बहनों की तरह इस तरह के काम लेकर बैठ जाओ कि मुझे भी भाभी के साथ हनीमून पर जाना है। तुम्हें इतना नहीं पता कि पति पत्नी अकेले जाते हैं,
उनके साथ कोई नहीं जाता। यह फिल्म ड्रामा में मजाक के तौर पर जिस तरह की चीज़ दिखाते हैं, इस वजह से तुम्हारी जैसी लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। मेरी भाभी तो बड़ी ही बदतमीज टाइप की थी। मेरी बाकी की बहनें सभी खामोश थी। मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी, लेकिन मेरी भाभी के सामने मैं भी चुप होकर रह गई थी। मेरे भाई ने भी मुझे इशारा किया कि तुम कुछ मत बोलो, कोई फ़ायदा नहीं है, यह ऐसी ही है। मेरी भाभी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। शायद वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह अपने खानदान की इकलौती बेटी भी थी। लेकिन पिछले घर में जो भी हो, हमारे घर में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे भी तो उसे समझना चाहिए था। मैंने माँ से कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, इसकी यह बात मानकर अभी अब हमेशा के लिए ही जिद मनवाया करेगी। मेरी माँ का कहना था कि हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। एक फरमाइश अगर ऐसी कर डालेगी जो पूरी नहीं सकती तो थोड़ी फिर करेंगे। मैंने कहा यह ऐसी ही फरमाइश थी। हमारे खानदान में आज तक कोई ऐसे भी हनीमून पर नहीं गया है और उसने दुबई जाने की फरमाइश कर दी। अब प्रार्थना करें कि वह खैर से वापस आ जाए, कहीं वहीं पर रहने की जिद न करे। मेरी माँ ने कहा कि अब ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन दिन इसी तरह गुजरने लगे। यह लोग 15 दिन के लिए गए थे, लेकिन दिन ज़्यादा हो गए थे। पहले 1-2 दिन तक तो हमें फ़ोन करके बताते रहे कि सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छा है, लेकिन अब 6-7 दिन से एक भी फ़ोन नहीं आया था। मेरी माँ ने कहा कि बस अब तो वापस आने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन 15 की जगह 25 दिन गुजर गए। मैंने अपनी माँ से कहा कि ज़रूर भाभी ने प्रोग्राम लंबा कर लिया होगा, उनका दिल ही नहीं कर रहा होगा इंडिया वापस आने का। जितना पैसों का सोच कर गए हैं उससे ज़्यादा ही लगा कर आएंगे और हमारा अगला महीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें तो बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर मैं चलाती हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगी। मैंने कहा कि दाल रोटी तो हम ही खाएंगे ना, जहाँ अच्छा खाना पकता था वहाँ दाल खानी पड़ेगी। मेरी माँ ने कहा कि तुझे तो खाने की पड़ी है, लेकिन असल में मुझे खाने की नहीं पड़ी थी। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि मुझे मेरी भाभी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ सोचा बोला वह पूरा भी हो जाता है। या फिर मेरी जबान ही काली थी कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी भाभी एक दिन वापस आ गई, लेकिन उसके साथ मेरा भाई नहीं था। जब हमने उससे पूछा कि भाई कहाँ है, तो वह रोने लगी और कहने लगी, नहीं, वह तो हमेशा के लिए उधर ही का ही हो गया है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो भाभी ने ऐसी बात बताई कि हम पर कयामत ही टूट पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं पर मर गया है। उसके साथ एक हादसा हो गया है और हम उसकी लाश अब साथ नहीं ला सकते थे, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मैं वहाँ पर अकेली थी। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इतने भी नहीं थे जितने होने चाहिए थे। हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया था। हमारा इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि हादसे तो ज़िंदगी में हो ही जाते हैं। क्या मैंने जानबूझकर मारा है? हादसा हो गया तो हो गया। दुनिया में हज़ारों लोग सड़कों पर मरते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं होती, और वहाँ पर भी ये सब कुछ हो सकता है। मुझे क्या पता था यह सब कुछ होने वाला है। मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरे बेटे को लेकर गई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हवाले किया था। अगर तुम वहाँ जाने की जिद ना करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे तुम्हारा क्या गया, मेरा तो बेटा चला गया, बुढ़ापे का सहारा चला गया, हमारे घर का कमाने वाला चला गया। अब हम क्या करेंगे? मैं इन 5 लड़कियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? और तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम अपने घर चली जाओगी? भाभी बोली, किसने कहा कि मैं अपने घर जाऊँगी? हमें लगा कि शायद उसे हमारी चिंता है, वह हमारे साथ रहेगी और जो कुछ भी होगा मिलकर करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसे हमारा कोई एहसास नहीं था। वह तो पता नहीं इस घर में क्यों रह रही थी। मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वह अभी तक यहीं पर थी। पूरा दिन खाती पीती, नखरे भी करती थी। एक दिन कहने लगी कि पराठे के साथ पनीर की भुजी क्यों नहीं बनाई, और मेरी माँ इस बात से हैरान थी कि यह कैसी औरत है जो शादी के पहले महीने में विधवा हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा फरमाइशें कर रही है। अभी तक भी इसको नखरे करने की आदत है। हम लोग इस औरत पर हैरान थे। हमने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाभी बैठी थी और उनका फ़ोन भी साइड में पड़ा रखा था, जब उनके फ़ोन पर दुबई के नंबर से कॉल आने लगी। मैं हैरान हो गई। उन्होंने देख लिया कि मैं देख चुकी हूँ और उन्होंने फ़ोन उठाया और कमरे में चली गई। वह किसी से बातें करने लगी। उनको हमेशा दुबई के नंबर से फ़ोन आने लगा, लेकिन दुबई में कौन था? एक दिन मैं उनकी बातें सुनने लगी तो मैं हैरान ही रह गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, बहुत धीरे में, लेकिन कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, सब कुछ तो तुमने ले लिया है, अब मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती और नहीं मैं वापस आ सकती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। पता नहीं कौन था,
जिससे मेरी भाभी डर रही थी। मेरी भाभी तो किसी से डरती तक ना थी, ना किस्मत से, ना जिंदगी से और ना समाज से और ना मेरे भाई से। उन्होंने मेरे भाई को हमसे छीन लिया। अगर वे दुबई लेकर ना जाती तो शायद मेरा भाई जिंदा होता। हमें क्या पता था कि वे वापस ही नहीं आएगा। हम तो इंतजार में बैठे थे। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब ये लोग 15 दिन का कहकर 30 दिन के बाद वापस आए। कोई न कोई साजिश जरूर थी। पता नहीं सब में किसका कसूर था। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ। हम तो अपने भाई को आखिरी बार देख भी ना सके। हमारे लिए तो हर तरफ दुख ही दुख थे। लेकिन ये औरत किसी से नहीं डरती थी। इसको अपने ऊपर घमंड था, जिसका सारा घमंड उतर चुका था। ये हमारे साथ भी तो लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन असल में बहुत डरी रहती थी, परेशान रहती थी। एक बार फिर से मैंने उसका फ़ोन सुना तो इस बार वह विनतियाँ कर रही थी और कह रही थी कि किसी को उंगली मत पकड़ाओ तो वह हाथ पकड़ लेता है। तुम भी वैसे ही हो। यह क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? अब और कितना नुकसान करवाओगे? नहीं, मैं वापस वहाँ नहीं आऊँगी। मैं नहीं आऊँगी। शायद वह इस इंसान से उनसे ये कह रहा था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी लोकेशन पता करवा लूँगा। मेरी भाभी ने फ़ोन ही तोड़ दिया। जब फ़ोन टूटने की आवाज़ आई तो मेरी माँ ने भी सुन लिया। वह भी कमरे में आई। मैं भी उनके पीछे चली आई। उन्होंने कहा कि आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं। तुम क्या कर रही हो? क्यों फ़ोन तोड़ दिया तुमने? क्या चल रहा है? क्या इसका संबंध मेरे बेटे से है? मेरी भाभी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वह मर चुका है। अब वह कभी नहीं आने वाला है और किसी भी का संबंध एक मरे इंसान से नहीं होता है, क्योंकि वह दुनिया से जा चुका होता है। मेरी अपनी परेशानियां हैं। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम्हें घर में रहकर हमारी मदद नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? चली जाओ यहाँ से। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी और वैसे भी सारी ज़िंदगी मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी। आपके बेटे की विधवा बनकर मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है। मैं अभी जवान हूँ, मैं फिर से शादी कर लूँगी। मेरी माँ ने तो कानों को हाथ लगा दिया और रोना शुरू कर दिया। ये किस तरह की औरत है? इसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। और उधर हमारा रो रो कर बुरा हाल था, जबकि इस बात को अभी 2.5 महीने होने वाले थे। भला अपने लोगों का दुख कोई वक्त के साथ कैसे भूल सकता है? क्या कहते हैं कि वक्त बड़ा बहुत मरहम होता है, लेकिन किसी मामले में ये बात गलत भी साबित होती है। हमारा भाई हमारा इकलौता सहारा था, हमारी आंखों का तारा था। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था, अब सारी जिंदगी हम वही होने वाला था। हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मेरे भाई की कुछ जमा पूंजी थी, वह भी हमने खर्च कर दी थी, लेकिन वह कब तक इस्तेमाल होती? मेरी माँ ने अपनी बहनों के लिए सोने की चीज़ बनवाई थी। धीरे धीरे वह भी बिकने लगी। जब हमने भाभी से कहा कि आपको भाई ने सोने का सेट दिया था तो आप वो वापस दे दो, क्योंकि घर के हालात बहुत बुरे हैं, तो कहने लगी कि क्यों वापस दूँ? तुम्हारे भाई ने मुझे दिया था, उसकी आखिरी निशानी है। मेरी माँ ने कहा कि वह इस दुनिया से चला गया, तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो उसकी निशानी को दिल से लगाकर क्यों बैठी हो? वापस कर दो। क्या करोगी तुम इसका? तुम्हारे तो माँ बाप हैं, तुम तो दूसरी शादी कर लोगी। हमारा तो कोई भी नहीं है। हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे तो हमारे कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। मैंने माँ से कहा था कि मैं नौकरी करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। मैं नौकरी ढूंढ भी रही थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। जो मुझसे छोटी बहन थी और उससे जो छोटी बहन थी, उन दोनों ने मिलकर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। मेरे पापा की पेंशन भी आती थी, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा थे और आजकल महंगाई इतनी थी कि हमारा गुजारा नहीं होता था। बहन की शादी भी तो करनी थी। जिन बहनों की पढ़ाई चल रही थी उनके भी बहुत ज़्यादा खर्चे थे। अब अगर उनको प्राइवेट कॉलेज से निकाल कर तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाता, लेकिन वह बेचारी कह रही थी कि हम बेशक 1 साल बर्बाद कर दो, लेकिन अब आप लोगों का बोझ हम नहीं बनना चाहते। हमें गवर्नमेंट कॉलेज में डलवा दो, हम वहीं पर पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन मेरी भाभी को किसी बात का एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने वह सेट भी हमें वापस नहीं दिया और कहा कि मैं तो वापस नहीं करूँगी। यह किस तरह की औरत थी जिसने हमारे भाई को न जाने क्या कर दिया था और अब यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी। मेरी माँ कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इसकी शक्ल देखकर इसको घर ले आई थी। सोचा था एक प्यारी सी बहू लेकर आऊंगी, लेकिन भूल गई कि जिन लोगों की अकल अच्छी नहीं होती उन लोगों की नीयत भी कभी अच्छी नहीं होती। मेरी भाभी ने फिर से फ़ोन भी ले लिया था, क्योंकि उनका फ़ोन के बगैर गुजारा ही नहीं होता था। और फिर उसको कॉल आने लगी। एक दिन वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। अब मुझे थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही थी। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। काफ़ी देर बाद बात करने के बाद उन्होंने जैसे कोई नतीजा निकाला और कहा कि मेरी एक नंद है,
वह बहुत अच्छी है, तुम उसको ले जाओ, मेरी जगह उसको अपने पास रख लो, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। यह भाभी क्या कह रही थी? क्या वह मेरा सौदा किसी के साथ कर रही थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और डर भी गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाज़ा बजा। मैं बुरी तरह डर गई। माँ ने कहा कि पता नहीं बाहर कुछ लोग आए हैं, मैं तो नहीं जानती। मैंने कहा कि माँ, अकेले दरवाज़ा ना खोलना और उनको मेरे कमरे में ना आने देना, वह लोग मुझे ले जाएंगे। मेरी माँ ने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा कि वह लोग मुझे लेने आए हैं, भाभी ने मेरा सौदा कर दिया है, वह लोग मुझे ले जाएंगे। मेरी माँ हैरान रह गई, परेशान हो गई कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन असल में वह लोग कुछ और ही मामले में बात करने आए थे। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने इंश्योरेंस करवा रखी थी, अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके इंश्योरेंस के पैसे देने आए हैं। मेरे भाई ने 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। हम लोग ये सुनकर हैरान रह गए। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए कि बेचारा जाते जाते भी हमारा भला करके चला गया। उन्होंने हमारे पैसे हमारे हवाले किए तो भाभी सामने आ गई और बोली, मैं उसकी पत्नी हूँ, पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। तब मैंने सबके सामने बात कह दी कि भाभी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। यह सुनकर मेरी भाभी पसीना पसीना हो गई और एकदम से डर गई। मेरी माँ ने कहा कि क्या कह रही हो तुम मेरी बेटी का नाम क्यों ले रही थी? अभी यही बात हो रही थी कि मेरी भाभी का फ़ोन बजा। मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीन कर खुद बात करनी शुरू कर दी और जब मैं बात करके वापस आई तो हैरान थी। मेरी भाभी ने मेरे भाई को मारा था, क्योंकि मेरी भाभी ने दुबई में किसी अमीर आदमी को देखा और उसने इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चक्कर भी चला लिया था। और जब उसको पता चला कि यह शादीशुदा है तो उसने किसी तरह मेरे भाई को ख़त्म करवा दिया और मेरी भाभी वहाँ से किसी तरह कर भाग कर आ गई। अब वह यह कह रहा था कि आप वापस आ जाओ और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारो। जब यह बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मेरी भाभी ने उससे कहा कि मैं तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन अपनी जगह अपनी नंद को भेज दूंगी, तुम अपने बंदों को भेज दो, उसको आकर ले जाएं। यहाँ तक बात मेरी भाभी ने कर दी थी। मैंने उस इंसान से बात की, मैंने उसे बताया कि यह ऐसी ही है और ये बहुत बुरी है और आप इसे आकर ले जाओ। जो मैंने उसको भाभी के घर वालों का पता और नंबर भी दे दिया। तभी तो यह अपने घर नहीं जा रही थी कि अगर कोई आए तो यहाँ पर आए, कोई ड्रामा या परेशानी बने तो इस घर पर बने, उसके घर वालों के साथ कुछ ऐसा ना हो। यह औरत जरूर से ज़्यादा चालाक थी, इसी ने सब कुछ करवाया था। जब यह बात सबके सामने आई तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी परेशान थी। जब आपके पीछे इस तरह से बाहर के लोग पड़े हों और आपको पता हो कि उनकी इतनी ताकत है कि वे किसी को भी दूसरे देश से उठा सकते हैं, तो जाहिर है आप भी परेशान होंगे। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उस आदमी के पास बहुत पैसे थे, वह एक जगह बैठा था, हम लोग भी वहाँ बैठे शो देख रहे थे, लोग पैसा लुटा रहे थे और वह सोने की चेन फेंक रहा था। मैंने सोचा इसके साथ थोड़ी दोस्ती कर ली जाए तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। आपके बेटे की कमाई तो इतनी अच्छी नहीं थी। मैं पूरी दुनिया देखना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने उस आदमी के साथ छोटा मोटा फ्लर्ट किया जो एक मुलाकात में लाखों रुपए उड़ा देता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा, और वह वाकई मेरे पीछे पड़ गया। जब मैंने कहा कि मेरा पति है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, तो उसने आपके बेटे को मरवा दिया। उसके बाद उसने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की, मेरा पीछा किया। मैं किसी तरह से भागने में सफल हो गई। इतने दिन हम वहीं पर बिजी थे, तभी तो हमें इतनी देर हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बेशर्मी की कहानी सुना रही हो। अपने पति को अपनी बेशर्मी और लालच की वजह से तुमने मरवा डाला। तुम्हारा क्या गया, हमारा तो बेटा चला गया। निकल जाओ इस घर से और अपने घर चली जाओ। अब वह मुसीबत भी तुम्हारे और तुम्हारे कर्म में है। इस इंसान को मेरी बेटी ने तुम्हारे घर का पता दे दिया है, तो वह वहीं पर जाएगा। तुम जानो और तुम्हारे माँ बाप जाने। तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। मेरी भाभी मेरे कदमों में गिरकर बैठ गई और कहने लगी कि ऐसा ना किया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरे माँ बाप को पता चल गया तो वह मुझे मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वह लोग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही मेरा साथ देंगे। मेरी माँ ने कहा कि हमने तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश की थी। मैं तुम्हें बेटी बनाना चाहती थी, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थी, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी को माँ ने घर से निकाल दिया। हम लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। हमें तो पता भी नहीं था कि भाई ने इंश्योरेंस करवाया था। हमें तो बहुत अफसोस हुआ। अब जब हम ये सोचते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे भाई के साथ कितना बुरा हुआ। इतनी सी उम्र में वह बेचारा
दुनिया से भी चला गया। अभी उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। अभी उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा था और उसे ज़िंदगी छोड़कर वापस जाना पड़ा। हमने उन पैसों से छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। हमारे घर के हालात अच्छे हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और इस बात को 5 साल हो गए हैं। बाकी बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई है और दोनों बहनों के रिश्ते भी तय हो गए हैं। हमारा घर अच्छे से चल रहा है। मेरी माँ और मैंने मिलकर सब कुछ संभाल लिया है। मेरा पति भी अच्छा है, वह भी हमारा साथ देता है और जो कारोबार हमने उन पैसों से बनाया है उसको वही संभालता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी को हम किसी तरह से लाइन पर ले आए हैं, लेकिन कमी है तो हमारे भाई की, जिसकी वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ। उसको बड़ा शौक था हमारी शादियाँ देखने का, हमारी खुशियाँ देखने का, लेकिन वह दुनिया में नहीं रहा। मेरी भाभी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसके बाद से हमें उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। हमें इतना पता चला था कि उसके माँ बाप को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने भी उसका साथ देने से मना कर दिया था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगी की हालत तो अच्छे हैं, लेकिन हमारा भाई हमसे दूर हो गया और हमें हमेशा याद आता रहेगा। हम हमेशा उसे याद करते रहेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एक औरत कैसे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए अपने घर में किसी भी औरत को लाने से पहले उसकी अच्छी तरह छानबीन करें। हम उसकी सुंदरता देखकर पागल हो गए थे और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।